हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए निखिल मेहता। आप सभी को मेरी ओर से जय जिनेंद्र। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में कॉमर्स की एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्या है आपकी सब्जेक्ट जिसको हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। अलग अलग सिलेबस में इसका अलग अलग नाम होता है। कोई इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोल सकता है और अलग अलग पेपर में अकाउंट्स का लेवल के हिसाब से अलग अलग नाम होता है। अकाउंटिंग होता है, एडवांस अकाउंटिंग होता है। ओके, हमारे कोर्स में जो 11th क्लास में इस सब्जेक्ट का नाम है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आइए हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं कि आखिर ये क्या है और हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनमें से कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए मुझे आपको एक बार पहले प्रिपेयर करना होगा। तो मैं आज आपको उसके लिए प्रिपेयर करने वाला हूं कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या है ना कि मान लीजिए एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए अपने घर पे आराम से बैठा हुआ है। फिर उसके माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ काम किया जाए, कुछ बिजनेस किया जाए, कुछ कमाई करी जाए। तो मिस्टर ए ने सोचा कि मैं एक शॉप ओपन करता हूं जिसमें मैं फ्रिज बेचूंगा, रेफ्रिजरेटर बेचूंगा, टीवी बेचूंगा, कूलर बेचूंगा और एसी बेचूंगा। तो उसने सोचा कि मैं एक अच्छा सा बड़ा शोरूम लगा देता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और बहुत सारी इस तरह के इलेक्ट्रिक आइटम में सेल करूंगा। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी एक फर्म का नाम रखा। वो फर्म का नाम क्या रखा, फर्म का नाम रखा उसने, मान लीजिए एबीसी एंटरप्राइजेस। उसने एक फर्म का नाम रखा। ये मिस्टर ए का घर है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारे मिस्टर ए का अपना एक घर है। ओके, अब मिस्टर ए के घर पे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ए के घर पे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। इसके घर पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, सोना, चांदी, फर्नीचर, घर, मकान, बहुत सारी चीजें हैं। तो मिस्टर ए ने सोचा कि मैं अपने घर से एबीसी इंटरप्राइजेस में 10 लाख रुपए लेके जाता हूं। कितने रुपए लेके जाता हूं, 10 लाख रुपीस। और इस 10 लाख रुपए से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं एबीसी एंटरप्राइजेस। ओके, एबीसी एंटरप्राइजेस में मिस्टर ए 10 लाख रुपीस लेके आया। मिस्टर ए जब 10 लाख रुपीस लेके आया तो मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस का क्या किया वो सुनना। मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस में से 5 लाख रुपीस के गुड्स ऑर्डर किए। मिस्टर ए ने क्या किया, 5 लाख रुपीस के गुड्स ऑर्डर किए, क्योंकि उसको दुकान में रखने के लिए सामान तो चाहिएगा ना। तो 5 लाख रुपए के गुड्स ऑर्डर किए। दूसरा उसने क्या किया कि सारा यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, अपने जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो अपने सप्लायर और कस्टमर है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक लैपटॉप की जरूरत होगी। तो उसने क्या किया, 50,000 रुपीस का एक लैपटॉप परचेज किया। ओके, फिर मिस्टर ए ने क्या किया कि कुछ अमाउंट की उसको बैंक में जरूरत होगी, क्योंकि उसको है ना जब भी फ्यूचर में ऑर्डर देना होगा तो बैंक से चेक बना के देना होगा, पैसों का पेमेंट करना होगा। तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ओके, अभी जब गुड्स यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सब कुछ शॉप अपनी प्रॉपर और अच्छी दिखनी चाहिए ना, ताकि कस्टमर भी आए गुड्स परचेज करने के लिए तो उनको अच्छी फीलिंग आए। तो उसने सोचा कि मैं अपनी शॉप में, मैं अपने शोरूम में बहुत अच्छा सा फर्नीचर करवा देता हूं। ओके, तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपीस का फर्नीचर करवा दिया। 1 लाख रुपीस का उसने क्या किया, अपनी शॉप में फर्नीचर करवा दिया, जो फर्नीचर उसको लॉन्ग टाइम तक काम आने वाला है।
ओके, इस प्रकार मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस में से 7,50,000 रुपीस का तो प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया और बाकी के 2,50,000 रुपीस उसके पास में कैश पड़े हुए हैं अभी उसकी दुकान पे तिजोरी में। ओके, अब सबसे पहले मैं एक लाइन खींच रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मिस्टर ए और एबीसी एंटरप्राइजेस के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं इस लाइन के आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मिस्टर ए का अपना खुद का घर है, उसके घर पे बहुत सारा गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी ज्वेलरी है, उसके जो भी पर्सनल गैजेट्स होते हैं वो है, उसके घर पे उसके पास टीवी है, मोबाइल है और बहुत सारी चीजें हैं। मिस्टर ए ने बहुत सारा पहले भी कोई बिजनेस किया होगा व्हाटएवर, तो मिस्टर ए के पास पहले से 2 प्लॉट हैं, प्लॉट ऑफ लैंड उसने कहीं कहीं परचेज कर रखे हैं, वो उसके पास हैं। और इस प्रकार मिस्टर ए के घर पे करोड़ों रुपए की संपत्ति है मिस्टर ए की। ओके, मुझे बताइए मिस्टर ए ने अपनी संपत्ति में से एबीसी एंटरप्राइजेस को कितने रुपए दिए? 10 लाख रुपए दिए। इसका मतलब मिस्टर ए ने एबीसी एंटरप्राइजेस को सिर्फ 10 लाख रुपए ही यूज करने के लिए दिए हैं बिजनेस पर्पस से। तो क्या एबीसी एंटरप्राइजेस को इस 10 लाख रुपए का ही हिसाब किताब रखना है या फिर एबीसी एंटरप्राइजेस को मिस्टर ए की पर्सनल असेट्स का भी हिसाब किताब रखना है? तो इसका आंसर यह है कि एबीसी एंटरप्राइजेस ओनली 10 लाख रुपीस जो उसके लाए गए हैं घर से बिजनेस में, उसी का हिसाब किताब रखेगी। ओके, अब आप बात को समझना, एबीसी एंटरप्राइजेस में क्या क्या हो रहा है। एबीसी एंटरप्राइजेस का बिजनेस स्टार्ट हुआ, मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए एबीसी एंटरप्राइजेस का ओनर है, जिसको हम लोग प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस एबीसी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किए और 10 लाख रुपीस से एबीसी एंटरप्राइजेस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अभी एबीसी एंटरप्राइजेस यहाँ पे क्या क्या कर रही है वो सुनना। एबीसी एंटरप्राइजेस ने गुड्स परचेज किए, गुड्स को सेल भी किया होगा, फिर एबीसी एंटरप्राइजेस ने रेंट पे अपनी शॉप ली थी तो उसने रेंट का पेमेंट भी किया होगा। एबीसी एंटरप्राइजेस में मिस्टर ए ने यहाँ पे गुड सेल करने के लिए 2 जनों को रखा था, नट्टू काका और बागा। तो नट्टू काका और बागा को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, सैलरी दिया। इस प्रकार एबीसी एंटरप्राइजेस का अपना दुकान का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। ओके, ये एक दो और ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग। एबीसी एंटरप्राइजेस को गुड्स अच्छे से सेल करने थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया, तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और ये सारे ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए। ये सब क्या हैं? ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और आपको 5 मिनट में समझ में आएगा कि आखिर में इस एग्जांपल में आपको समझाना क्या चाह रहा था। अभी आप बात को समझना, एबीसी एंटरप्राइजेज एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें कहीं से पैसा आता है, जैसे या तो हम गुड सेल करेंगे उससे पैसा आएगा, या फिर जो हमारा ओनर है मिस्टर है वो अपने घर से पैसा लेके आ जाता है, या फिर हमको पैसों की जरूरत पड़ने पर हमने बैंक से एक लोन भी ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक एबीसी एंटरप्राइजेज है,
उसमें अलग अलग जगह से पैसा आता है। जस्ट लाइक 10 लाख रुपए ओनर लेके आ गया, 2 लाख रुपए के गुड सेल हुए तो कस्टमर ने 2 लाख रुपीस हमको पे कर दिए, हमने बैंक से लोन ले लिया। इस प्रकार एबीसी इंटरप्राइजेज में अलग अलग जगह से समय समय पर पैसा आता रहता है। ओके, इसी प्रकार एबीसी एंटरप्राइजेस से समय समय पर पैसा जाता भी है। जस्ट लाइक हमने गुड्स सेल किए थे तो वो खरीदे भी तो होंगे, तो हमने गुड्स परचेज किए, उसके लिए अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका एबीसी इंटरप्राइजेस को पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, ताकि हम लोग ईयर एंड पे ये पता लगा सकें कि एबीसी इंटरप्राइजेस ने कितना कमाया। पूरा साल मिस्टर ए ने बहुत सारी कमाई करी, मतलब बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत सारे गुड्स सेल किए, बहुत सारे गुड्स परचेज किए, बैंक से लोन भी ले लिया था, घर से भी पैसा लेके चला गया था, ऐसे करके उसने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए। हमने ईयर एंड पे मिस्टर ए को पूछा कि भाई मिस्टर ए, एक बात बता, तेने पूरे साल में कितने रुपए की कमाई करी है? तो मिस्टर ए ने बोला, यार हिसाब किताब तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने पेपर में कहीं कहीं कुछ कुछ लिख रखा है और मैंने कितने रुपए की कमाई करी है इसका मेरे पास एग्जैक्ट हिसाब नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक बिजनेस इंटरप्राइज को जो अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, अलग अलग जगह पे पैसा जा रहा है, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके ईयर एंड में साल में एक बार उसको ये जरूर कैलकुलेट करना चाहिए कि इस साल हम लोगों ने कितना कमाया? क्या आपको लगता है? हाँ जी हाँ। तो ये जो हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके ईयर एंड पे हम लोग ये पता लगाएंगे, रिजल्ट चेक करेंगे कि हमने लॉस हुआ या हमको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये सब कुछ जो सिस्टम है ना, प्रॉपर ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने का, फिर रिकॉर्ड करने के बाद उससे को प्रॉपर समराइज करना, मैं आपको समझाऊंगा अकाउंटिंग की प्रोसेस में सारी चीजें, उसको प्रॉपर समराइज करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना, जिसको भी कम्युनिकेट करना हो, ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, बैंक को, आउटसाइडर्स को। तो ये पूरी प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप ये समझे कि पूरे साल भर में जब बिजनेस होता है तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक मैंने जो आपको दिखे, आपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको परचेज होती है, सेल होता है, एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है, मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए, रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एडवर्टीजमेंट है, ऐसे अलग अलग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग ईयर एंड पे उनको समराइज करके देखते हैं कि हम लोगों ने पूरे साल भर में कितनी सैलरी दी। अभी आप बात को समझना, पूरे साल भर में अलग अलग टाइम पे, जनवरी में हम लोगों ने 10,000 रुपीज की सैलरी दी होगी, फरवरी में भी हम लोगों ने 10,000 रुपीज की सैलरी दी होगी। मैं फाइनेंशियल ईयर ले लेता हूँ, कैलेंडर ईयर नहीं लेता हूँ। फाइनेंशियल ईयर हम लोग अप्रैल से मार्च बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, तो मान लीजिए अप्रैल में 10,000 की सैलरी दी होगी, मार्च में भी 10,000 की सैलरी दी होगी। ऐसे करके आपने अप्रैल में सैलरी दी होगी, मई में सैलरी दी होगी, जून में आपने सैलरी दी होगी, जुलाई में दी होगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा करके आपने पूरे साल नट्टू काका और बागा को यहाँ पे काम करने के लिए पैसा दिया होगा। अभी मान लीजिए आपने पूरे साल में 1,20,000 रुपीज का सैलरी का पेमेंट कर दिया। इसी तरीके से आपने पूरे साल में अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट किया, वो लगभग 50,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट हो गया। इसी तरह से आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में पूरे साल खर्चा किया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ईयर एंड पे हम उनकी टोटल लगाते हैं कि भाई पूरे साल में सैलरी कितने दी, पूरे साल में हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना किया, पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट कितना किया। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं, कुछ ऐसे अकाउंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड पे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं कि इस साल हम लोगों ने कितना कमाया। ओके,
ओके, तो मैं आपके सामने कुछ दो चीजें आज आपको समझाने वाला हूं, वो क्या है अब ध्यान से सुना और ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ईयर एंड पे क्या होता है, एक अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। ईयर एंड पे क्या होता है, पूरा साल आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए, गुड्स सेल किए, आपने सैलरी का पेमेंट दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट दिया, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट दिया, आपने पूरे साल बहुत सारे काम किए। ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस होता है, वो बताते हैं, समय आने पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको 3 चीजें समझा रहा हूं, वो सुनना। ईयर एंड पे क्या होता है कि जो ओनर होता है ना, या जो अकाउंटेंट होता है ना उस फर्म का, वो क्या करता है, ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 स्टेटमेंट बनाता है। ये 3 स्टेटमेंट ये शो करते हैं कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी है, उसका रिजल्ट है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखते हैं, मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा एक बार, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पूरा साल तो हम लोगों ने सेल किया, परचेज किया, ओके। उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, देखना, हम लोग क्या करते हैं, परचेज को इधर लिख देते हैं और सेल्स को हम लोग इधर लिख देते हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं, परचेज लिख देते हैं, राइट साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं, सेल्स लिख देते हैं। ओके ओके, अभी मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना सुनना। हम लोग ईयर एंड पे देखते हैं कि हम लोगों ने कुल मिला के इस साल 10 लाख रुपए का, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए के गुड्स हमने सेल किए। तो हमने सेल के अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, ये अमाउंट है, ये कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स है, ये कॉलम का नाम अमाउंट है, और ये कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स है। हम लोग ईयर एंड पे ये कैलकुलेट करने के लिए निकले कि आखिर हम लोगों ने इस साल कमाया कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड पे कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट आप एक बार देखना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसके पीछे क्या करने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में सेल्स लिखते हैं, जिससे हमको पैसा आता है ना वो हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। तो हमने सेल किए ना गुड्स, तो हमको 10 लाख रुपीज रिसीव हुए, और हमने गुड्स परचेज भी किए थे, और वो हमने गुड्स परचेज किए थे 7 लाख रुपीज में। कितने रुपए में गुड्स परचेज किए थे, 7 लाख रुपीज में हमने गुड्स परचेज किए थे। 10 लाख रुपीज में हमने गुड्स को सेल किया है। मान लीजिए कि हमारा नया बिजनेस है और हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो 0 रुपए है, मतलब साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को हमारे पास कोई गुड्स नहीं थे। हम लोगों ने 7 लाख के गुड्स इस साल खरीदे, उससे पहले पुराने हमारे पास कोई गुड्स पड़े हुए नहीं थे। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक कितना लिख दिया, 0। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है ईयर की शुरुआत में जो आपकी दुकान में गुड्स होते हैं उनको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और 31 मार्च को जब हमने गोडाउन खोला, शॉप खोली, तो 31 मार्च को हमारा ईयर एंड पे कितने गुड्स बचे थे, 0 रुपए के गुड्स बचे थे। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, आप 1 मिनट और ध्यान से सुना, आपको थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगी। देखो आपने क्या किया, इस साल 7 लाख रुपीज में गुड्स परचेज किए, और वो गुड्स को 10 लाख रुपए में बेच दिया। ओके, आपने क्या किया इस साल वो मैं बता रहा हूँ। 7 लाख रुपीज के आपने गुड्स परचेज किए। फ्रिज, आपने फ्रिज का शॉप ओपन किया था ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो हमने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब 7 लाख के परचेज किए, और हम लोगों ने 10 लाख रुपए में ये बेच दिए। बताइए हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अभी आप क्या बोलोगे, सर 3 लाख का हम लोगों ने गुड्स से प्रॉफिट कमा लिया है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख रुपए और इसके सामने मैं लिख देता हूँ ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अरे भाई यार, अपन ने 7 लाख रुपीज में गुड्स परचेज किए और 10 लाख रुपए में बेच दिया, तो इस साल मिस्टर ए ने 3 लाख रुपए की कमाई कर ली। 3 लाख रुपए की जो कमाई है ना वो गुड्स पे हुई है, लेकिन इन 3 लाख रुपए में से, अब सुनना, मैं एक दूसरा स्टेटमेंट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक दूसरा स्टेटमेंट बना रहा हूं। 3 लाख रुपए जो हम लोगों ने कमाई करी है ना, वो 3 लाख रुपए की जो कमाई करी उसका हम लोगों ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था गुड्स के ऊपर, 3 लाख रुपीज। 7 लाख में हमने गुड्स परचेज किए थे, 10 लाख रुपीज में हमने गुड्स बेच दिए। इस प्रकार हम लोगों ने गुड्स पे 3 लाख रुपीज अर्न किए हैं। ओके, क्या 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको? नहीं। जैसे ही आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी। नट्टू काका और बागा आ गए, बोला सर हमने पूरा साल काम किया, हमको सैलरी दीजिए। तो 1 लाख रुपए हम लोगों ने क्या किया, नट्टू काका और बागा को सैलरी का पेमेंट कर दिया। अपन ने 3 लाख रुपए कमाए थे, 7 लाख रुपए में गुड्स खरीदे थे और 10 लाख रुपए में गुड्स बेचे थे। तो हम लोगों ने जो 3 लाख कमाए थे उसमें से 1 लाख तो गए, नट्टू काका और बागा दोनों जने क्या ले गए, सैलरी लेके चले गए। अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आए समय समय पर और बोले लाइट का बिल भरो, लाइट का बिल भरो, लाइट का बिल भरो। तो अपन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया। कितने रुपए, 20,000 रुपीज का हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दिया। अभी मकान मालिक आ गया कि आपने शॉप यूज करी है, गोडाउन यूज किया है, तो पूरे साल का किराया दे दीजिए। तो पूरे साल का 1 लाख रुपीस का रेंट लेके चले गए। कौन, मकान मालिक रेंट लेके चले गए। मुझे बताइए आप लोगों ने गुड्स पे कितना कमाया था, 3 लाख रुपए। उन 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो सैलरी दे दी, 20,000 का इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, 1 लाख का रेंट दे दिया। ऐसा करके आपने 2,20,000 रुपीज के तो एक्सपेंसेस ही कर दिए। बताइए आपने अल्टीमेटली कितना कमाया, कितना, ओनली 80,000 रुपीज। अल्टीमेटली इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कमाया, 80,000 रुपीज। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 7 लाख रुपीज में गुड्स परचेज किए, 10 लाख रुपीज में हमने गुड्स सेल कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि 3 लाख रुपए की हमारी कमाई हो गई। उन 3 लाख रुपए में से हमको सैलरी देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है। सारा खर्चा निकालने के बाद हमारा जो अल्टीमेट इनकम बचेगा ना, कितना कमाया, 80,000 कमाया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपको कैसे पता चला? आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसमें आपने सेल लिखा, परचेज लिखा और दोनों का डिफरेंस निकाला, तो पता चला कि हमारी 3 लाख रुपए की कमाई हुई है। वो 3 लाख रुपए की कमाई आपने ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने लिखा कि 3 लाख रुपए हमारे गुड्स से कमाई हुई है। उन 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो हम लोगों ने सैलरी दे दी, 20,000 हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया, 1 लाख का हम लोगों ने रेंट का पेमेंट कर दिया। तो अल्टीमेटली हमने 80,000 रुपए कमाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ईयर एंड पे ये सब कुछ अपने को करना चाहिए ताकि हमको पता चले कि हमने अल्टीमेटली कमाए कितने हैं? तो
ईयर एंड पे क्या होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिसमें हम लोग गुड्स का हिसाब किताब रखते हैं। अभी आप इतना ही समझिए। फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम लोग जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस लिख के पता लगाते हैं कि अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। जो गुड्स के डिफरेंस है ना 3 लाख रुपीस, इस 3 लाख रुपए को आप आज समझ लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इस 3 लाख को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो 80,000 का फाइनल प्रॉफिट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। ओके, ये हमारा क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था 3 लाख रुपीस का। उसमें से सारे खर्चे करने के बाद जो बचा वो क्या था हमारा, वो था हमारा नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का, 80,000 रुपीस का हमारा नेट प्रॉफिट था। ओके, क्या आप लोगों को 2 बातें समझ में आई। पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग गुड्स से रिलेटेड बात करते हैं। कितने रुपए के गुड्स आपने परचेज किए, कितने रुपए के गुड्स आपने सेल किए। गुड्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो शॉप आपने ओपन करी है उसमें जो माल आप बेचने वाले हो, उनको हम लोग, उन आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है, जो आप सेल करने के पर्पज से खरीदते हो ना, उनको हम गुड्स कहते हैं। तो आपने 7 लाख में गुड्स खरीदे, 10 लाख रुपीस के गुड्स सेल कर दिए, 3 लाख रुपए का आपने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया गुड्स पे, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने इनकम और एक्सपेंसेस की बात होती है। उसमें हम लोग एक तरफ तो हमारी इनकम लिख देते हैं जो 3 लाख रुपीस हमने गुड्स से कमाई है, और दूसरी तरफ हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और पता लगाते हैं कि अल्टीमेटली हमको कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, मैं आपको 3 चीजें समझाने वाला हूं। क्या आपको समझ में आया कि ईयर एंड पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है ताकि उसको पता चले कि गुड्स से उतना कितना कमाया, फिर वो पता लगाता है कि मैंने फाइनली अल्टीमेटली कितना कमाया, उसके लिए वो क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। इसी प्रकार एक स्टेटमेंट और होता है, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो हम लोग ईयर एंड पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हमको ये पता लगाना है कि अल्टीमेटली हम लोगों ने इस साल आखिर कितना कमाया। सॉरी, ये दोनों बनाने के बाद हम लोग ईयर एंड पे पूरा साल बिजनेस करने के बाद एक स्टेटमेंट और बनाते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या लिखा कि आपकी इनकम, एक साइड आपने क्या लिखा कि आपने कितना कमाया, दूसरी साइड आपने लिखे एक्सपेंसेस की कहां कहां खर्चा किया, और अल्टीमेटली आपने लिखा कि हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो एक तरफ आपने इनकम लिखी, एक तरफ आपने एक्सपेंस लिखे। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरफ इनकम और एक तरफ एक्सपेंस लिखा जाता है, उसी तरह से बैलेंस शीट में एक तरफ असेट्स और दूसरी तरफ लायबिलिटीज लिखा जाता है। अब आप लोगों को इनकम और एक्सपेंस वर्ड तो पता है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं डेली रूटीन की लाइफ में सुना ही होगा। इनकम मतलब जो भी हमारा पैसा आता है, और एक्सपेंस मतलब जो भी हम लोग खर्चा करते हैं। लेकिन ये असेट्स और लायबिलिटीज क्या है? तो जब तक हम लोग असेट्स और लायबिलिटीज का मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक हमको बैलेंस शीट नहीं समझ में आएगी। ओके, आज मैं आपको अकाउंटिंग क्या होती है ये नहीं समझा रहा हूं। आज मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, आप सिर्फ वही समझने की कोशिश करना। कल से हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसका मीनिंग और वो सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। ओके, अब बात आती है असेट किसको कहते हैं और लायबिलिटीज किसको कहते हैं। मैं उस वाले एग्जांपल को 5 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं, और असेट और लायबिलिटी आपको समझाने के लिए मैं कुछ नए एग्जांपल्स ले रहा हूं। ओके, आप बात समझना। आप बोलोगे कि सर आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, तो मैंने बोला भाई मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है प्रॉफिट एकेडमी। क्या नाम है मेरे इंस्टीट्यूट का? मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है प्रॉफिट एकेडमी। आप बोलोगे सर प्रॉफिट एकेडमी में क्या क्या
कहां कहां से पैसा आया और आपने वो पैसा कहां कहां लगाया, आप एक बार हमको बताओगे? तो मैंने कहा लो जी सुन लो। प्रॉफिट एकेडमी जो कि इतने सालों से चल रही है, उसके पास क्या क्या है देखो। वापस एक बार फिर से सुनना आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर। आपने मेरे को पूछा, मेरे को पर्सनली, ये एग्जांपल फिर मैं तीसरा थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, पहले वो एग्जांपल सुनना। आपने मेरे को पूछा कि निखिल सर आप 8 सालों से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीए हैं, आपने बहुत कुछ कमाया होगा, तो आपका पैसा कहां कहां है बताइए। तो मैंने आपको बोला, मैंने कहा यार देखो मेरा ऐसा है कि 10 लाख रुपए की तो अपने पास क्या है कि एक बैंक में एफडी है। 10 लाख रुपए तो मैंने एक बैंक में एफडी करा रखी है, जमा करा रखा है। 10 लाख रुपए का मैंने घर खरीद लिया। 10 लाख रुपए की मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरी एक बैंक में एफडी है 10 लाख रुपीस की। मेरे पास मेरी एक पर्सनल कार है जो कि 10 लाख रुपए की है। मेरे पास एक मेरा पर्सनल मोबाइल है जो कि 1 लाख रुपए का है। 10 तो नहीं हो गया, 10 लाख हो गया, 1 लाख रुपए का है। और मेरे पास घर पे तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है, वो भी 10 लाख रुपए हैं। तो आपने मेरे को बोला निखिल सर आपके पास कितने संपत्तियां हैं? तो मैंने बोला आपको देखो मेरे पास 41 लाख रुपीस की संपत्तियां हैं। कितने रुपए की संपत्तियां हैं? 41 लाख रुपीस की मेरी असेट्स है। मेरी बैंक में एफडी है जिसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूं, फ्यूचर में बैंक से मैं पैसा ले सकता हूं। मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसको मैं आज भी और फ्यूचर में यूज करके इसका फायदा ले सकता हूं। मेरे पास एक कार है जिसको मैं आज भी और फ्यूचर में यूज करके कार का बेनिफिट ले सकता हूं। मेरे पास एक मोबाइल है जिसको मैं आज भी और फ्यूचर में भी यूज करके उसका फायदा ले सकता हूं। और मेरे पास 10 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं जिससे कि मुझे फ्यूचर में फायदा होगा। ये सब क्या है? ये सब मेरी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? ये सब मेरी संपत्तियां हैं। क्या है ये सब? ये सब मेरी प्रॉपर्टीज है, मेरी संपत्ति है। आज मैंने एक प्लॉट और खरीद लिया, एक मकान खरीद लिया, एक ऑफिस परचेज कर लिया। ये सब क्या है? ये सब मेरी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है और ये पैसा मुझे फ्यूचर में किसी न किसी रूप से फायदा देगा। ओके, सुनना, मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। मैंने 50,000 रुपए में एक गोवा का ट्रिप किया। मैंने क्या किया? पैसे 50,000 रुपए लगाए और गोवा गया और गोवा में खर्चा करके वापस आ गया। क्या ये 50,000 रुपए से मुझे फ्यूचर में वापस कोई ना कोई फायदा या रिटर्न मिलेगा? नो, नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने 50,000 रुपए का एक लैपटॉप परचेज कर लिया। क्या फ्यूचर में मुझे इससे कोई रिटर्न मिलेगा? यस, मुझे इससे फायदा होगा। रिटर्न का मतलब होता है बेनिफिट्स। क्या फ्यूचर में मुझे इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। मैं सबसे पहले तो इस लैपटॉप को 10 साल तक यूज करूंगा। उसके लिए मेरा साइबर कैफे का खर्चा बचेगा। मैं अगर लैपटॉप को किराए पे लेके आता, किसी दोस्त का यूज करता, साइबर कैफे का यूज करता तो खर्चा लगता ना। तो ये लैपटॉप मुझे एक तो ये फायदा देगा कि मुझे साइबर कैफे का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब ये लैपटॉप मैं किसी और को बेचूंगा तो ये सेकंड हैंड 25-30 हजार में बिकेगा। मतलब ये फ्यूचर में मैं इसको यूज करके इसका फायदा ले सकता हूं। मैं इस वाले कंप्यूटर में अपनी ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को डाल के उनको एडिटिंग करके बच्चों को दे सकता हूं और बच्चों से पैसा ले सकता हूं। तो इस लैपटॉप के थ्रू मैं फ्यूचर में पैसा भी कमा सकता हूं। ये लैपटॉप भी बेच के मैं पैसा गेन कर सकता हूं, या फिर इस लैपटॉप को यूज करके जो सुविधाएं लैपटॉप में दी जाती है उन सुविधाओं का मैं भरपूर इस्तेमाल कर सकता हूं बिना साइबर कैफे वाले को पैसा दिए। तो एक तरफ मैंने जो 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा,
उसके मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, हाँ या ना? यस, देयर विल बी सम इकोनॉमिक बेनिफिट। और एक तरफ मैंने 50,000 रुपए का गोवा ट्रिप किया, उसका मुझे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब मुझे इन 50,000 से कोई गेन नहीं मिलने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये 50,000 रुपए तो क्या हो गया? मेरा खर्चा। क्या हो गया? मेरा खर्चा, जो कि फ्यूचर में वापस कभी नहीं आएगा। और ये 50,000 रुपए का जो मैंने लैपटॉप खरीदा है, ये 50,000 रुपए का लैपटॉप मेरी बन गई प्रॉपर्टी, जो कि फ्यूचर में मुझे फायदा देगी। फ्यूचर में मुझे किसी न किसी तरह से बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। क्या आप मेरी इतनी सी बात को समझ रहे हैं? 50,000 मैंने गोवा ट्रिप में भी दिए, लेकिन वो खर्चा है। और 50,000 मैंने लैपटॉप भी खरीदा, लेकिन वो मेरी क्या बन गई? प्रॉपर्टी बन गई। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं असेट्स। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग असेट्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप मतलब कोई भी मिस्टर ए या मिस्टर एक्स, मिस्टर ए का एग्जाम्पल ऊपर चल रहा है तो मैं नया ले लेता हूं। कोई मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स का बर्थडे है, उसके पास 10,000 रुपीज है। ओके, 10,000 रुपीज में मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन है। या तो मिस्टर एक्स क्या करेगा? वो 10,000 रुपीज की पार्टी कर लेगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएगा, एंजॉय करेगा और 10,000 रुपए उड़ा देगा। ओके, क्या ये 10,000 रुपए जो उड़ चुके हैं, पार्टी में खर्चा कर दिए हैं, इसका अब अपने को फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है? नो फ्यूचर बेनिफिट। ओके, नो फ्यूचर बेनिफिट। ऐसा मत बोल देना मैंने उसको बर्थडे में बुलाया तो वो भी मेरे को बर्थडे में बुलाएगा, ये मेरा फ्यूचर बेनिफिट हो गया। ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है? ओके, ये एक तरफ पार्टी हो गई। अभी मिस्टर एक्स ऐसा भी तो कर सकता था कि वो 10,000 रुपीज लेके जाता किसी गोल्ड के शोरूम, ज्वेलरी के शोरूम, और वो क्या करता, इसकी एक गोल्ड की रिंग परचेज कर लेता। अरे गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, खुद के लिए। वो क्या करता? 10,000 रुपए की एक गोल्ड की रिंग परचेज कर लेता। अगर उसने 10,000 रुपए की गोल्ड की रिंग परचेज कर ली तो क्या उसको फ्यूचर में फायदा होगा? यस, दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो वो जितने साल चाहे उतने साल गोल्ड की रिंग को यूज करके उसके बेनिफिट ले सकता है। ओके, और दूसरा फायदा क्या होगा कि गोल्ड की रिंग को अल्टीमेटली फ्यूचर में सेल भी कर सकता है। और जब सेल करेगा तो उसको जो भी गोल्ड की रेट होगी उतने रुपए उसको फिर से मिल जाएंगे। अगर आपने 10,000 रुपए पार्टी में खर्चा कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका फायदा जो भी है वो फ्यूचर में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगाया जिससे धीरे धीरे करके फ्यूचर में फिर से पैसा आएगा, फायदा आएगा, बेनिफिट मिलेगा किसी न किसी तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 सुनना। मैं ना बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा रहा हूं, आप आज जो समझ गए ना लाइफ टाइम काम आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनना। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? प्रॉफिट एकेडमी। क्या है? प्रॉफिट एकेडमी। प्रॉफिट एकेडमी के पास 60,000 रुपीज हैं। कितने रुपए हैं? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए से प्रॉफिट एकेडमी ने दो काम किए। प्रॉफिट एकेडमी ने क्या किया? 30,000 रुपए, कितने रुपए? 30,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? लाइट के बिल का 30,000 का पेमेंट कर दिया सरकार को। और 30,000 रुपए में प्रॉफिट एकेडमी एक लैपटॉप परचेज करके लेके आया। 30,000 में प्रॉफिट एकेडमी ने क्या किया? एक लैपटॉप परचेज किया। अब आप बात को समझ गए होंगे। ये 30,000
जो लाइट मैंने यूज करी, जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंज्यूम करी, मतलब प्रॉफिट एकेडमी के ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई उसका 30,000 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वेस्ट है, पेमेंट कर दिया, उसको यूज कर लिया। क्या इससे फ्यूचर क्या इससे मुझे फ्यूचर में कोई रिटर्न मिलेगा? नो रिटर्न। मैंने पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, उसको मैंने पिछले महीने 30,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, मुझे इसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं मिलेगा। दिस इज एक्सपेंस। क्या ये एक्सपेंस है? मैंने 30,000 रुपए का लैपटॉप परचेज किया, प्रॉफिट एकेडमी ने 30,000 का लैपटॉप परचेज किया। प्रॉफिट एकेडमी 10 साल तक इस लैपटॉप को यूज करेगी, मान लीजिए 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल तो इसको यूज करेगी, यूज करके सारे बेनिफिट्स लेगी, इसमें हिसाब किताब भी मेंटेन करके रखेगी, इससे वीडियो लेक्चर्स भी बनाएंगे, वीडियो लेक्चर के लिए नोट्स भी बनाएंगे, स्टूडेंट का डेटा भी रखेंगे, वीडियो लेक्चर्स को हम लोग यूट्यूब पे अपलोड भी इस लैपटॉप से करेंगे, एडिटिंग भी इस लैपटॉप में करेंगे, और कैसे ना कैसे करके हम इसको यूज करेंगे। मतलब 10 साल तक ये मेरे को फायदा देगा, और 10 साल बाद 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए में जो इसको सेकंड हैंड बेच दिया तो भी मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा। क्या ये फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिलेगा? यस, फ्यूचर में मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। तो ये लैपटॉप क्या हो गई? मेरी प्रॉपर्टी। ओके, और प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी को हम कहते हैं असेट्स। ओके, आप क्या मेरी एक बात को समझ गए? प्रॉपर्टी ही असेट्स है। एक बिजनेस इंटरप्राइज ने जो भी प्रॉपर्टी परचेज करी है, जिससे उसको आज फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। क्या आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं? मैंने एक कैमरा परचेज किया, वो कैमरा 10 साल तक चलेगा। मैंने एक एसी परचेज किया, वो 10 साल तक चलेगा। मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, वो 50 साल तक यूज करेंगे। मैंने बैंक में एक एफडी करवा दी, करा दी, वो बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी कराई ना, बैंक वाला मुझे 5 साल बाद 12 लाख रुपए देगा। तो मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, बेनिफिट मिलेगा ना। तो ये बैंक में मैंने एफडी करा दी। ये सब क्या है? मेरी संपत्तियां हैं, मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी असेट्स हैं। ओके, अभी मैं आपको समझाता हूं लायबिलिटीज। मैं पहले असेट को कंप्लीट कर देता हूं। फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ऐसा सीखा, असेट किसको कहते हैं? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी आर द असेट्स ऑफ दैट एंटिटी। ओके, अब जो आपके सामने ऊपर एबीसी एंटरप्राइजेस का एग्जांपल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एबीसी एंटरप्राइजेस के पास में ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। उसके पास में एबीसी एंटरप्राइजेस ने क्या किया? 5 लाख रुपए में एक लैंड परचेज कर ली, उसका फ्यूचर में फायदा मिलेगा। बिल्डिंग, लैपटॉप, फर्नीचर। अरे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के बैठने के लिए फर्नीचर करवाया है, तो ये फर्नीचर 10 साल तक काम आएगा। इसी प्रकार एबीसी इंटरप्राइजेज ने अपनी शॉप में प्रोडक्ट रखने के लिए फर्नीचर की रैक बनवाई है, वो 10 साल तक काम आएगी। वो थोड़ी ना है कि एक ही साल में सारी फर्नीचर की रैक खत्म हो जाएगी। अगर इसी साल सब खत्म हो जाएगा तो उसको हम एक्सपेंस बोल देंगे, लेकिन ये इस साल खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फर्नीचर हमारी असेट होता है। जो हमारा बैंक में पैसा जमा होता है वो भी हमारी असेट्स है। जो हमारे पास तिजोरी में और जेब में कैश पड़ा हुआ है वो भी हमारी असेट्स हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोगों ने बैंक में एफडी करवा दी तो वो भी हमारी असेट हो जाती है। इस प्रकार बहुत सारी मतलब मल्टीपल असेट होती है, वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने कैमरा परचेज कर लिया रिकॉर्डिंग करने के लिए, प्रोजेक्टर परचेज कर लिया, वो भी उसके असेट बन जाती है। अगर आपने एक मोबाइल लिया जो 1 साल से ज्यादा चलने वाला है तो वो भी डेफिनेटली आपकी असेट्स है। फर्नीचर है, फिक्सचर है, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, बहुत सारी चीजें, लैपटॉप, कंप्यूटर,
प्रिंटर, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी असेट्स की डेफिनेशन में आती है, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ओके ओके, मैं आपको चलो एक वर्ड और बता देता हूं, डेटर्स का मतलब क्या होता है? मैंने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कस्टमर को 10,000 रुपीज के गुड्स उधार बेचे, तो क्या फ्यूचर में वो कस्टमर मुझे 10,000 रुपए देगा? हाँ। तो जब भी हम किसी कस्टमर को उधार बेचते हैं ना, उसको, उस उधार वाले कस्टमर को हम लोग कहते हैं ही इज माई डेटर, वो मेरा ऋणी है, वो मुझे फ्यूचर में पैसा देगा। तो डेटर्स से भी अपने को फ्यूचर में पैसा आता है। डेटर्स मतलब वो लोग जिनको उधार बेचा, आपने कोई भी गुड्स किसी को उधार बेचे तो फ्यूचर में वो पैसा देगा ना, वो सब क्या है? डेटर्स हैं। इसी प्रकार लाइबिलिटीज का मतलब, देखो फ्यूचर में जब भी अपने को कहीं से पैसा आने वाला है ना, वो सब हमारी एसेट्स हैं। इसी प्रकार फ्यूचर में अगर हमको किसी को पेमेंट देना है तो वो क्या है? मेरी लाइबिलिटीज है। उल्टा हो गया। आप मेरी बात को वापस समझना, बैंक लोन, मैंने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, मुझे वापस देना पड़ेगा, फ्यूचर में पैसा जाएगा। द अमाउंट इज पेएबल बाय द एंटिटी, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। ऐसी हर एक चीज जिसमें फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, फ्यूचर में पैसा जाएगा, वो सब क्या है? हमारी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं। जस्ट लाइक बैंक से लोन लिया, वापस देना पड़ेगा। आपने एक कस्टमर को 5 मिनट पहले उधार गुड्स बेचे थे ना, इसी प्रकार आपने अपने सप्लायर से उधार गुड्स खरीदे हैं, तो अगर आप उधार गुड्स खरीदोगे तो आपको उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे उधार गुड्स खरीदे। क्या आपको फ्यूचर में ऐसे पर्सन को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जहां जहां आपको पेमेंट करना है ना, वो सब आपकी लाइबिलिटीज हैं, और जहां जहां से फ्यूचर में फायदा होगा ना, वो सब आपकी असेट्स हैं। हम असेट और लाइबिलिटीज को एक बार फिर किसी न किसी लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ आना चाहिए कि असेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है। आज जितना समझाया कि आपको उतना समझ में आ गया? ओके, अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक अच्छी बात और समझा देता हूं। अपने एग्जांपल में मिस्टर ए ने एबीसी एंटरप्राइजेस, अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने क्या किया? एबीसी एंटरप्राइजेस नाम का बिजनेस ओपन किया, और अपने घर से वो 10 लाख रुपए एबीसी एंटरप्राइजेस में लेके आया। एबीसी एंटरप्राइजेस ने 10 लाख रुपए किससे लिए हैं? मिस्टर ए से लिए हैं। ओके, और एबीसी एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, तो एबीसी एंटरप्राइजेस ने बैंक से भी 3 लाख रुपए लिए हैं। एबीसी एंटरप्राइजेज ने क्या किया? 10 लाख रुपए तो जो बिजनेस का ओनर था ना मिस्टर ए, उससे लिए हैं, और 3 लाख रुपए एबीसी एंटरप्राइजेज ने किससे लिए हैं? उसने, एबीसी एंटरप्राइजेज ने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया है। ओके, तो एबीसी एंटरप्राइजेज, कौन? एबीसी एंटरप्राइजेज ने 10 लाख रुपए तो ओनर से लिए और 3 लाख रुपए आउटसाइडर से लिए हैं। ओके, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना। एबीसी इंटरप्राइजेस को बैंक को वापस पैसा रीपे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
फ्यूचर में इसका रीपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बैंक वाला आ जाएगा एक दिन, बोलेगा भाई साहब लाओ पैसे दो, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, मतलब ये फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी, क्योंकि ये हमको पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा। अब मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या एबीसी एंटरप्राइजेस को मिस्टर ए को, जो हमारे बिजनेस का मालिक है, उसको 10 लाख रुपए फिर से देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? इस 10 लाख रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि ओनर है, उसका खुद का तो बिजनेस है, एबीसी इंटरप्राइजेस 10 लाख रुपए मिस्टर ए को वापस रीपे क्यों करेगी? करना पड़ेगा। जो हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा बोलता है कि मिस्टर ए एक अलग पर्सन है और जो एबीसी एंटरप्राइजेस हैं वो एबीसी एंटरप्राइजेस अलग एंटिटी है। अगर कोई भी किसी से भी उधार लेगा तो वो फिर से चुकाएगा, लेट चुकाएगा, जब बिजनेस बंद होगा तब चुकाएगा, लेकिन चुकाएगा जरूर। एबीसी इंटरप्राइजेस कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती कि 10 लाख रुपए तो हमारा गिफ्ट है, हमको वापस से कभी रिपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, सुनना। ये है हमारा बिजनेसमैन और ये है हमारा बिजनेस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। एबीसी एंटरप्राइजेस अलग एंटिटी है और मिस्टर ए अलग एंटिटी है। अगर मिस्टर ए ने एबीसी एंटरप्राइजेस को पैसा दिया तो एबीसी एंटरप्राइजेस मिस्टर ए को फिर से पैसा लौटाएगी। ऐसा हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। तो अकाउंटिंग करते समय हम हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं और हमारा ओनर अगर पैसा देता है ना तो भी हम उसको मानेंगे कि हमको फिर से लौटाना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है कि ओनर कल ही ले लेगा, हो सकता है कि पहले बैंक वाला आएगा, उसको पैसा देंगे, फिर बचेगा तो ओनर बोलेगा तो उसको दे देंगे, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। बैंक वाला आउटसाइडर है। बैंक वाला कौन है? आउटसाइडर। तो ये जो लायबिलिटी है ना, 3 लाख रुपए जो बैंक को चुकानी है, इस लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जो हमारे ओनर को 10 लाख रुपए फिर से देने हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ओके, जब भी एक ओनर, मैं एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब भी एक ओनर एक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। मिस्टर ए अपने घर से 10 लाख रुपए लेके आया और लेके आके उसने एबीसी एंटरप्राइजेस को दिए। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है और आंसर आपसे चाहिए, क्या कैपिटल जो एक ओनर ने बिजनेस को दी है, क्या बिजनेस फिर से ओनर को देने के लिए बाउंड है? द आंसर इज यस। क्या कैपिटल जो कि एक ओनर ने लगाई है, क्या बिजनेस उसका फिर से रीपेमेंट करेगा? यस। क्या ये हमारी लायबिलिटी है? यस, इट इज आवर लायबिलिटी। लेकिन क्योंकि ये हमारे ओनर को ही देने हैं इसलिए हम इसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। ओके, तो ईयर एंड पे हम लोग क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो एबीसी इंटरप्राइजेस हैं, वो एबीसी इंटरप्राइजेस को हमने बोला कि बताइए आपके पास 31 मार्च को 31 मार्च को ईयर एंड पे क्या क्या असेट्स हैं। तो एबीसी इंटरप्राइजेस ने बोला कि देखो भैया मेरे पास फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख रुपीस की, मेरे पास कंप्यूटर है 50,000 रुपीस का,
50,000 रुपीज़ का मेरे पास कंप्यूटर है, और 31 मार्च को लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया। मेरे पास बैंक बैलेंस है 5 लाख रुपीज़ का, और मेरे पास कैश बैलेंस है, रिमेनिंग अमाउंट देख लो आप, 5, 6, 7, 8, 1,50,000 रुपीज़ का। ओके, एक असेट और ले लेते हैं। वो बोलता है मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक का मतलब आप समझ रहे हैं, गुड्स। ये मैंने नया एग्जांपल ले लिया है, जो ऊपर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे और लॉस कैलकुलेट कर रहे थे ना, इस एग्जांपल को कंटिन्यू नहीं किया है। मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया बैलेंस शीट को समझाने के लिए कि बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं। तो सारी असेट्स लिख दी। 31 मार्च मतलब लास्ट डेट को, मतलब 31 मार्च को हमारे गोडाउन में 5 लाख रुपए के गुड्स भरे हुए हैं। इस प्रकार हमारे पास टोटल 15 लाख रुपए की संपत्तियां हैं जो हमको फ्यूचर में फायदा देगी। हमारा फर्नीचर हम यूज करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है इसको भी यूज करेंगे, कंप्यूटर है इसको भी यूज करेंगे, बैंक में बैलेंस है, कैश है, स्टॉक है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा भाई 15 लाख कहां से लाए, वापस लौटाने तो पड़ेंगे ना। उन्होंने बोला बिल्कुल बता रहे हैं, हमारे ओनर ने दिए। किसने दिए? ओनर ने। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो ओनर ने दिए हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब भी एक ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओके, मैंने कहा 10 लाख रुपए तो तुम्हारा ओनर लेके आया था, बाकी के 5 लाख तुम कहां से लाए हो? तो उसने बोला कि बाकी के 5 लाख रुपए का हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है। इस प्रकार 15 लाख रुपए जो हमारे पास आए हैं उसका हमने ये यूटिलाइजेशन किया है कि हमने फर्नीचर परचेज किया, लैंड परचेज किया, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक, ये सब हम लोगों ने असेट हमारी जनरेट करी है। ये 15 लाख रुपए में 5 लाख रुपए तो हमको बैंक को लौटाने हैं, तो ये लाइबिलिटी है, और 10 लाख रुपए हमारे ओनर ने लगाए हैं, जरूरत पड़ने पर हम ओनर को भी फिर से लौटा देंगे, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल। कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमको आउटसाइडर को इसका पेमेंट करना है। ओके, क्या आप लोग मेरी बात को समझे? अगर समझ गए तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, मैं आज के लेक्चर को एंड कर दूंगा। सिर्फ एक बात का जवाब अगर आपने सही दे दिया ना, मैं आज के लेक्चर को एंड कर दूंगा। सिर्फ एक बात का अगर आप जवाब दे दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो आज मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। आप समझना, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। एक बन रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको एक्सपेंसेस लिखने हैं, ठीक है? ओके, एक बन रही है हमारी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में हम लोगों को एक तरफ लाइबिलिटीज लिखनी है, एक तरफ हमको असेट्स लिखनी है। सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, आज का लेक्चर खत्म। ओके, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नया क्वेश्चन है, नया एग्जांपल है। ये बिजनेस इंटरप्राइजेस का नाम है मोदी इंटरप्राइजेस। क्या नाम है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? मोदी इंटरप्राइजेस। मोदी इंटरप्राइजेस के पास में 1 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे? 1 लाख रुपीस। उसने 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपीस का रेंट का पेमेंट कर दिया। जो उसकी दुकान का किराया था ना, दुकान का और गोडाउन का 40,000 रुपए का किराए का पेमेंट किया, और 60,000 रुपए में, कितने रुपए में? 60,000 रुपीस जो है ना मोदी इंटरप्राइजेस के, वो 60,000 रुपीस से मोदी इंटरप्राइजेस ने एक लैपटॉप परचेज किया। या फिर लैपटॉप का एग्जांपल अगर पहले हो गया तो अपन एग्जांपल चेंज कर देते हैं। 60,000 रुपीस से मोदी इंटरप्राइजेस ने अपनी शॉप में फर्नीचर बनवा दिया। ओके, इस प्रकार 1 लाख रुपीस का खर्चा हो गया। ओके, मुझे बताइए, एक आइटम को मुझे P&L के एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा और एक आइटम को असेट्स में लिखना पड़ेगा। कौन सा आइटम असेट में आएगा और कौन सा आइटम एक्सपेंसेस में आएगा? सोच लिया? मैच कर लो। रेंट जो है वो एक्सपेंस में आएगा और फर्नीचर जो है वो असेट में आएगा।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। अगर आप ये वाली वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियोस भी मैं इसी सीक्वेंस में बनाऊं तो आप वीडियो पे एक कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हम लोग एक बार फिर बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।